नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप पर आपको फिर से मिलेगा आपकी अपनी पसंद का पेट्रोल? क्या E20 पेट्रोल के साथ साथ सामान्य पेट्रोल भी वहीं बिकेगा? आखिर सरकार ऐसा क्यों सोच रही है? क्या E20 से माइलेज कम होता है? क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन पर इसका असर पड़ता है? और अगर दोनों तरह का पेट्रोल मिलेगा तो आपकी जेब पर क्या असर होगा? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या E20 पेट्रोल भविष्य में सामान्य पेट्रोल से क्या 10 रुपए 20 रुपए सस्ता हो सकता है? तमाम देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो तमाम सवाल आपके मन में मर रहे हैं, उनके जवाब जो है आज के मनी सेंट्रल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की क्या है ताज़ा अपडेट, उनका क्या पक्ष आ रहा है, क्या उनको लेना पड़ सकता है यूटर्न, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एमफी के डेटा को डिकोड करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, इस देश में अभी बहुत प्रमुखता से सर एक मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है। पेट्रोल में अगर इथेनॉल ब्लेंड करना है, कितना ब्लेंड करना है। कहा जा रहा है कि हम अपने मन मुताबिक का जो है पेट्रोल वो अपनी गाड़ियों में नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। किन्हीं के पास पुरानी गाड़ियाँ हैं, किन्हीं के पास लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं। पुरानी गाड़ियों वाले को आफत ये है कि कहा जा रहा है कि हमारे जो है अंदर के कंपोनेंट्स यानी रबर पार्ट्स जो है, फ्यूल इंजेक्टर्स हो गया, पाइप्स वाइप तमाम चीज़ें वो डैमेज हो सकती हैं, माइलेज गिर सकता है। अगर मान लीजिए कोई क्लेम अगर हम करें तो क्लेम जो है वो खारिज हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनियाँ माने ही ना दावा। जो नई गाड़ियां जिनके पास हैं उनको ये समस्या लग रही है कि भाई अगर पुरानी गाड़ियों में ये दिक्कत हो रही है तो कहीं हमारी गाड़ी भी ना चलते चलते बंद हो जाए। तो तमाम मामले पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात आ रही है, और दो तरह की चीज़ें विशाल दरअसल सामने आ रही हैं। एक तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक पूरा का पूरा FAQ जारी किया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि साहब जो और इसके ज़रिए सरकार एक तरह का जो कन्फ्यूजन है या जो मिथ्स हैं या जो अफवाहें हैं उन पर सरकार लगाम लगाना चाहती थी। दूसरी चीज़ है ये है कि सरकार ने यहाँ से एक साफ इंडिकेशन भी दिया है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि क्या सरकार E20 पेट्रोल पर अपना रुख थोड़ा बदल कर आपको एक ऑप्शन के तौर पर E20 और E100 यानी E20 और प्योर पेट्रोल जो है वो भी क्या मुहैया करा सकती है। इसको लेके भी मीडिया रिपोर्ट से कि साहब इस तरह की बात आ सकती। तो अब जो सरकार ने जो अपने FAQ जारी किए हैं उसमें सरकार ने साफ तौर पर इस बात का इरादा जाहिर किया है और तमाम चीज़ों को के भ्रम दूर करने की भी कोशिश की है। सरकार ने इरादा ये जाहिर किया है कि वो जो E20 पेट्रोल को लाने की बात है या जो उसका इस्तेमाल है उससे सरकार पीछे कदम नहीं ले पाएगी। एक तरह का संदेश वहाँ पर विशाल ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। सरकार ने ये कहा है अपने FAQs में कि जो कहा जाता है कि साहब पहले आप स्टडी कर लेते पूरे मामले की, कितना लाभकारी है कितना लाभकारी नहीं है, गाड़ियों का क्या होगा, उसमें सरकार ने कहा कि साहब ये प्रोग्राम कोई रातों रात खड़ा किया गया, मतलब जल्दबाजी में इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली प्रोसेस नहीं हुई रही। हाँ, सरकार ने कहा है कि साहब 2 दशक इसको हो गए हैं। और हम लोगों ने भी जब 1-2 दिन पहले बात की थी एथेनॉल को लेकर, 2001 के आसपास इस दरअसल प्रोग्राम को शुरू किया गया। 2013 में इसको नोटिफाई किया गया। सरकार ने 2020-21 में 8.1% का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसका टारगेट अचीव किया और 25-26 में इसको 20% के टारगेट पर सरकार लेकर आ गई विशाल। 2006 में 5% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रोसेस भी शुरू हुई थी। अब सरकार का एक बड़ा तर्क ये है, और सरकार ने उसके बाद एक और बात कही कि साहब हीरो हो या मारुति हो, मारुति ने लगभग 2.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विस की जो 1 साल पहले, उसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थी जो आपकी E20 के पहले की कंप्लाइंट इंजन से पहले वाली गाड़ियां थी। इन गाड़ियों में इस तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दी कि इनके रबर पार्ट, इंजेक्टर या इस तरह के जो E20 की वजह से कोरोजन होना, गाड़ी में जंग लगना इंजन में या उसमें, ऐसी कोई दिक्कतें वहाँ पर नहीं आई। एक बात सरकार ने कही है कि 3 से 5% का यहाँ माइलेज ड्रॉप है। जो इशारा सरकार ने इन सवालों के जवाब के जरिए दिया है उसमें सरकार ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है। सरकार ने कहा कि साहब 1 लाख पेट्रोल पंप इस वक्त देश में चल रहे हैं। इन 1 लाख पेट्रोल पंपों पर E20 वाले फ्यूल को अलग लाना,
प्योर पेट्रोल को अलग देना, E10 को ये अलग देना। हाँ, ये एक मुश्किल है। E10 का तो आप ये समझिए कि सवाल ही नहीं है। ओके। दूसरी इसमें बात सरकार ये कह रही है कि साहब अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से पीछे जाते हैं, E10 पेट्रोल को लेकर आते हैं, E20 को लगाम लगा देते हैं, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स पे, जो सारा का सारा बैंक फंडेड है। ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ये एक तरह से बेमानी हो जाएगा या एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। जिन पंपों पर E20 आप देंगे अलग से और प्योर पेट्रोल अलग से देंगे, वहाँ पर आपको जो OMCs हैं उनकी एक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा आ जाएगी। अभी भी आप समझिए 1 लाख पेट्रोल पंपों पर तेल पहुँचाना अपने आप में एक टास्क है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप मालिकों पर इसका जो है वो बोझ बढ़ जाएगा, वो अलग अलग जो सिस्टम बनाने पड़ेंगे। पेट्रोल पंप मालिकों को अलग अलग डिस्पेंसर लगाने पड़ेंगे, लेकिन जो OMCs हैं उनको भी तो फ्यूल पहुंचाना पड़ेगा। अलग अलग ग्रेड का फ्यूल आप अगर पंप पर पहुंचाएंगे तो वो एक समस्या हो सकती है। चलिए सर, आगे बढ़ेंगे चर्चा में, लेकिन इसके बीच जो है 3-4 जो है नितिन गडकरी साहब के बयान आए हैं सर, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक बयान है कि जिसकी भी गाड़ी जो है इथेनॉल डालने से ख़राब हुई है वो डीलर के पास शिकायत करें और हमारी मिनिस्ट्री के पास भी शिकायत करें, हम जाँच करेंगे और राहत देंगे। ये बातें सामने आई। फिर उन्होंने कहा कि जैसा आपने भी कहा कि मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, किसी के पास जो है एथेनॉल की वजह से गाड़ी खराब होने की शिकायत नहीं आई है। एथेनॉल पर फैसला मैंने अकेले नहीं लिया, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है पेट्रोलियम मंत्रालय, कैबिनेट और वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद की गई है। ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। 4-4 साल टेस्टिंग होती है, लाखों किलोमीटर के जो परीक्षण होते हैं, उसके बाद मंजूरी दी जाती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अमेरिका, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, स्वीडन समेत कई देशों में इथेनॉल का जो है इस्तेमाल हो रहा है। और जो एक बात ये भी आ रही थी कि क्या इनको निजी लाभ हो रहा है इथेनॉल वाले ब्लेंडिंग वाले मामले में, तो उस पर भी उन्होंने पक्ष रखा है सर कि 0.07% हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति देश की इथेनॉल नीति को जो है अपने फ़ायदे के लिए प्रभावित नहीं कर सकता है। तो तमाम बातों पर इनका भी जो है पक्ष आ गया है। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रहा था सर कि जो तमाम जो पेट्रोल पंपों पर अलग अलग जो सुविधाएं देने की बात हो रही थी या जो डिमांड्स आ रही थी या तमाम मीडिया में भी बातें आ रही थी कि भाई व्यक्ति को चुनने की आज़ादी है, उस बात पर आपने पटाक्षेप किया, कहा कि वो पॉसिबल है ही नहीं, बहुत खर्च आएगा। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है सर कि क्या E10 वाली गाड़ियों में जो है E20 वाला अगर पेट्रोल डाला जाए तो उससे भी क्या इंजन में उसमें खराबी आएगी या नहीं? देखिए, इन्हीं सवालों का जवाब दिया है और उसको लेकर एक और स्टडी जो कराई है सरकार ने, ARAI वाली स्टडी क्या कराई, एक एक्सपर्ट पैनल दरअसल सरकार ने बनाया था, जिसमें सियाम के लोग शामिल थे जो आपके ऑटो इंडस्ट्री का एसोसिएशन है, ARAI के लोग थे और ऑयल कंपनीज के लोग थे। और इन्होंने 40,000 किलोमीटर तक गाड़ियों का E20 पर परीक्षण किया और उसके बाद ये नतीजा पाया कि साहब इसमें इस तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के मोड पर डाला गया। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात यहाँ पर विशाल ये आती है, और जो सरकार कह रही है, और क्यों सरकार इस पूरे के पूरे जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इससे पीछे नहीं हट पाएगी। सरकार का खुद कहना है कि साहब जब से हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, देश के तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए फॉरेक्स बचा है, यानी जो डॉलर बाहर जाते उसको या ऑयल के इंपोर्ट को बचाने में सरकार को मदद मिली है। 2 लाख करोड़ का ये फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल सरकार को फ़ायदा हो रहा है या देश के खजाने को फ़ायदा हो रहा है। लगभग 1,66,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों को मिले हैं, जिनको एथेनॉल या गन्ना या मक्का या इस तरह के जो फूड ग्रेन्स के जरिए, तो जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से किसानों को भी लगभग 1,66,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात सरकार ने ये कही है कि साहब दाम कम क्यों नहीं होंगे, इसको लेकर एक संकेत दिया है। सरकार ने कहा है कि अभी जो मक्का वाला एथेनॉल सरकार खरीदती है उसकी कीमत 71 रुपये 86 पैसे पर लीटर की बैठती है, और सरकार ये भी कह रही है कि जब तक जो 70 जो डॉलर पर बैरल पर जब तक आपका क्रूड ऑयल है, तब तक यहाँ एक तरह से लॉस है। एथेनॉल ब्लेंड करके उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर लॉस में बैठती है। तो इसमें पूरा का पूरा जो गणित बदलता है या इकोनॉमिक्स बदलती है या फ़ायदेमंद ये बिजनेस तब होता है जब क्रूड 120-130 डॉलर पर बैरल के आसपास होता है। ऐसी स्थिति में ही एथेनॉल ब्लेंडिंग में दरअसल ज़्यादा बड़े फ़ायदे दिखाई देते हो। जैसा अभी आप जब ईरान और US की लड़ाई हुई
तब हुआ। आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बोल दिया, कहा कि जब $120 प्रति बैरल के आसपास आ जाएगा क्रूड ऑयल तब फायदा होगा। तो भाई अभी तो और फिर से शुरू हो गई सर, 21 दिन का जो सीज फायर था उसको उन्होंने जो है दोनों लोगों ने जो है ब्रीफ उनका किया। नहीं, आप उसको इस तरह से समझिए कि सरकार का ये कहना है कि ये वायबिलिटी दरअसल तब दिखाई देती है जब क्रूड का दाम इतना ऊपर पहुंच जाए और आपको एथेनॉल है मक्का वो बेहद वाला। सस्ता, मक्का वाला या मान लीजिए शुगर का। एक और चीज़ भी है यहाँ, अभी एथेनॉल को बनाने के लिए 2-3 तरह से एथेनॉल बनता है। एक तो या तो आप शुगर सिरप लेते हैं या गन्ने का रस जिसको कहते हैं उसके जरिए बनाया जाता है, एक पार्ट वो हो गया। दूसरा हो गया फूड ग्रेन से, चावल से और दूसरे फूड ग्रेन से और मक्का से। इनको अगर आप मिलाएंगे तो 67% हिस्सेदारी मक्का, चावल और अदर फूड ग्रेन्स के जरिए बने हुए एथेनॉल की है। शुगर के जरिए बनने वाले फूड जो एथेनॉल है उसकी हिस्सेदारी 33% है। चलिए, तो इसीलिए सरकार यहाँ पर जो 71 रुपये 86 पैसे का जो गणित दे रही है, सरकार का ये कहना है कि साहब जब क्रूड के दाम इतने ऊपर पहुँच जाएंगे तब आपको मक्के से या एथेनॉल ब्लेंडिंग में ज़्यादा आपको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन सर ये तो बात होगी सरकार के पक्ष की, अब बात कर रहे थे आम जनमानस की। लेकिन जो लोग जो तमाम शिकायतें कर रहे हैं सर कि जो गाड़ी में हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया उससे दिक्कत आ गई, गाड़ी जो है उसमें जो है अब अच्छा से चल नहीं रहा है, रुक रुक कर धक 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 कर चल रहा है। दूसरी बात एक पक्ष ये आ रहा है कि जब मैकेनिक से दिखवाया, मैकेनिक खुद अपनी जुबानी कह रहा है कि भाई इसमें जो है पेट्रोल की वजह से दिक्कत आ रही है। कई जगहों पर जो सुनने को मिल रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह का जो है अनसर्टेनिटी समझिए, इस तरह का जो है मतलब डर बैठ गया है लोगों में कि भाई पेट्रोल डलवाने जाएं उससे कहीं अभी ना मान लीजिए खराब हो। लोगों में इस एथेनॉल को लेकर, E20 एथेनॉल को लेकर एक बेचैनी है, गाड़ियों के खराब होने को लेकर एक बड़ी चिंता है। बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, हालांकि सरकार ये कह रही है कि इसमें जो ऑक्टेन है उसकी रेटिंग ज़्यादा है प्योर पेट्रोल के मुकाबले। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की या एथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसके इसके जो जरिए चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 40% कम CO2 जो एमिशन करती हैं, CO2 कम निकलता है या प्रदूषण कम होता है। तो सरकार इसके अपनी तरफ से फ़ायदे ज़रूर बता रही है, लेकिन आम लोगों का जो कंसर्न है, अब कितने लोग अपनी गाड़ियों में पैदा हुई शिकायतों को मंत्रालय तक सीधे पहुंचा पाएंगे। हम लोग न्यूज़रूम में चर्चा भी कर रहे थे सर कि मान लीजिए अगर कभी कुछ दिक्कत हो, 1000-2000 का खर्च आए तो आदमी कहाँ ही जाएगा चिट्ठी पत्री करने के लिए, पीएमओ को लिखे, नितिन गडकरी साहब को लिखे या जो है और पेट्रोल मिनिस्ट्री को लिखे। आदमी सोचेगा कि 2000 दे के बनवा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही है। और इसी मसले पर देखिए, कार कंपनियों ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि साहब गाड़ियाँ एकदम सेफ़ हैं, पुरानी भी सेफ़ है और बाकी 2023 के बाद की तो सब गाड़ियां जो है E20 पर ही लाई जा रही हैं। लेकिन व्यापक तौर पर इसको देखे जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा बेहतर विकल्प यही हो सकता है जहां आप E20 या हायर ग्रेड का एक अलग ऑप्शन दें और प्योर पेट्रोल का। लेकिन सरकार यहाँ पर विशाल, मुझे लगता नहीं कि सरकार इस डिसीजन से पीछे जाने वाली है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि 1 लाख करोड़ का पूरा फाइनेंस, जो बैंक फाइनेंस जो प्रोजेक्ट लगे हुए एथेनॉल को बनाने के, उसमें एक और परेशानी भी है सर। मान लीजिए अगर सरकार एक बार अगर दे भी दे कि अलग ऑप्शन E20 का, तो उसके बाद सरकार खुद ही करे कि भाई उसके ऊपर के भी ग्रेड हम लाएंगे, E85 लाएंगे, E100 लाएंगे, तो कितने भाई नोजल्स बनते रहेंगे। हाँ, ये नहीं, देखिए अब उसमें एक जो बात आई थी जैसे कि E85 के लिए सेपरेट पेट्रोल पंप बनेंगे, आउटलेट सेपरेट बनेंगे, जहाँ पर कि E85 या उसके मान लीजिए E100 उसका ग्रेड का जो पेट्रोल है वो दिया जाएगा या एथेनॉल कंप्लीट एथेनॉल मिलेगा आपकी गाड़ी में, उसके लिए सेपरेट बनाए जाएंगे। सरकार चाहे तो ये कर सकती कि सेपरेट पेट्रोल पंप्स इसी तरह के खोले जाएं जहाँ पर कि E20 मिले, आपको 35 मिले या उसके ऊपर फिर 85 और 100 ग्रेड के जो फ्यूल ऑप्शंस जो हैं वो दिए जाएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी है, क्योंकि सरकार खुद अब इस बात को मान रही है। लोग तो कह रहे हैं कि साहब माइलेज जो है वो 10-10%, 12-12% डाउन हो रहा है। मंत्रालय तो 3 से 4% ही मान रहा है। हाँ, मंत्रालय कह रहा है कि सिर्फ 3 से 5% की गिरावट है। दूसरी बड़ी बात है जो देखने की कोशिश की, सर्च करने की कोशिश की, भारत में सरकार ले रही है जो है तकरीबन 65 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो शुगर वाला
आपका एथेनॉल है, मक्का वाला 71 रुपये, मक्का वाला लगभग 72 रुपये, 71 रुपये 85-86 पैसे के हिसाब से। शुगर वाले जो शुगर जूस का जो बना हुआ एथेनॉल है उसको सरकार तकरीबन 65 रुपये में खरीद रही है, और इसको खरीदने की सरकार दाम तय करती है भारत में, यानी एथेनॉल खरीदने की पूरी प्रक्रिया रेगुलेटेड है। इसको आप कंपेयर कीजिए ब्राज़ील के मुकाबले, और जो फौरी तौर पर मैंने चीज़ें देखी, ब्राज़ील में ये पूरा सेक्टर अनरेगुलेटेड है, यानी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइसेस तय होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस बिल्कुल। उत्पादन ज़्यादा है तो दाम कम हो जाएगा, उत्पादन कम है तो दाम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और उनका जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला प्रोग्राम है वो भी पुराना है, और ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परिपक्व भी है ब्राज़ील में। वहाँ पे जो ब्राज़ील में जो खरीदारी है एथेनॉल की, वो अगर हम भारतीय रुपए के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 50 रुपये के हिसाब से खरीदारी होती है वहाँ पर, इसी शुगर बेस्ड आपका एथेनॉल की। तो तकरीबन 15 रुपये का गैप यहाँ दिखाई देता है। अगर सरकार इसको अनरेगुलेट करे, अगर मार्केट के हिसाब से प्राइसेस तय हों और उसके अकॉर्डिंगली सरकार फिर यहाँ अगर फ्यूल के दाम कम करती है विशाल जी, तब यहाँ से फ्यूचर को एक आप उसको ये मान सकते हैं कि जहाँ एडॉप्शन का रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। सर जिस तरह से मुझे एक याद आ रही है, एक स्टोरी याद आ रही है, एक किस्सा याद आ रहा है कि सरकार ने जो है इजराइल भेजा था अपनी टीम को कि जाइए वहाँ जाइए और जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के हिसाब से, या जो है खेती को जो कैसे और आप बेहतर कर सकें उसकी आप शिक्षा लेकर आइए, पानी कैसे बचेगा। क्यों नहीं सरकार एक टीम ब्राज़ील भेज देती है कि जब वहाँ जाके आप प्रशिक्षण समझिए, पूरा कामकाज करने का तरीका समझिए, कैसे वहाँ 50 रुपये के आसपास बन रहा है, यहाँ हम लोग कैसे उस चीज़ों को और किफ़ायत बना सके। ये भी तो एक काम किया जा सकता है पॉलिसी लेवल पर। भारत में जो एथेनॉल की जो इंडस्ट्री है वो अभी दरअसल डेवलपिंग स्टेज में है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, जैसा सरकार भी बता रही, बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं हालिया तौर पर। और पहले ये पूरा का पूरा जो एथेनॉल निकालने का काम था एथेनॉल का, वो मोटे तौर पर चीनी पर आधारित था, चीनी मोलेसिस के बेस पर आप एथेनॉल को निकालते थे, इसलिए सप्लाई का कंस्ट्रेंट भी था। बाद में इसको डाइवर्सिफाई किया गया और इसमें फूड ग्रेन्स को भी शामिल किया कि चावल जो FCI का खरीदा गया चावल है उसके जरिए एथेनॉल बनाया जाता है, मक्का उसके जरिए बनाया जाने लगा, और बड़ा पार्ट मक्का के जरिए आप लगभग देखेंगे तो तकरीबन 36% जो एथेनॉल बन रहा है इंडिया में, या जो सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए खरीद रही है वो 36% एथेनॉल जो है वो मक्के वाला है, और उसके बाद आपका चावल से 24% से ज़्यादा है, और शुगर केन का 20% का हिस्सा है। तो ये पूरा का पूरा कंपोजिशन उसके बाद जब खड़ा हुआ तो आपका 67% फूड ग्रेन मक्का इनका, और आपका बाकी का जो बचा हुआ 33% है वो शुगर केन का। भारत में दरअसल ये इंडस्ट्री एक डेवलप होती हुई इंडस्ट्री है, लेकिन सरकार को इसको डीरेगुलेट करना ताकि प्राइसेस नीचे आएँ, और उसके ज़रिए फिर लोगों को जब तक फ्यूल सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास अगर 2021, 22, 20 की कार है, उसके लिए मोटे तौर पर उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि साहब मुझे अब गाड़ी बदलनी होगी, नहीं तो गाड़ी ख़राब होगी या और दिक्कतें आएंगी, तो मैं E20 वाली गाड़ी लूँ। लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट अगर कोई व्यक्ति करेगा, या उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है इस तरह से, तो आपको उसको फ्यूल का प्राइस अगर कम होगा तो वहाँ पर एक आपको कंपनसेशन टाइप का फैक्टर लोगों को दिखाई देगा कि साहब यहाँ फ़ायदा हो सकता है, तब आदमी कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, बैंक लोन से लेगा तब कार खरीदेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, और सरकार की अनसर्टनिटी भी ज़्यादा है पॉलिसी को लेकर। अब नितिन गडकरी ने अभी आज ही एक और बात कह दी उन्होंने, और वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि साहब फ्यूचर का फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है। बताइए। अब अभी आदमी E20, E30, E10 प्योर पेट्रोल इसके चक्कर में फ्लेक्स फ्यूल, हाँ, इसके चक्कर में फंसा हुआ था। उन्होंने गुजरात में बोल दिया है एक कार्यक्रम में कि साहब फ्यूचर का फ्यूल तो हाइड्रोजन है, और सरकार 10 लेन पर, मतलब 10 रूट्स जो हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सरकार अभी अगले हफ्ते ही संभवतः प्रधानमंत्री हाइड्रोजन ट्रेन को भी इनॉग्रेट करने वाले हैं, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो 10 रूट्स पर हाइड्रोजन व्हीकल्स की टेस्टिंग कर रही है। तो अब लोगों के सामने एक कन्फ्यूजन ये आ जाएगा कि साहब इन तमाम गाड़ियों खरीदूं या मैं हाइड्रोजन वाली गाड़ी खरीद लूं। तो इस तरह के जो पॉलिसी से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है।
कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है सर 10 से 15 साल का तो टाइम होरिजन लेके ही चलता है। ये थोड़ी लेता है कि सर 1-2 साल के लिए खरीद लेते हैं उसके बाद फिर बेच देंगे। तमाम लोगों को जो है ये झंझट वाला भी काम लगता है। आदमी एक बार गाड़ी खरीदता है, सोचता है 10 साल 15 साल आराम से चलाएं, उसके बाद आगे प्लानिंग करेगा। लेकिन अभी आदमी तो इतना कन्फ्यूजन है, मैं वही हर दिन एक स्टेटमेंट देता हूँ, पुरानी जिनके पास गाड़ियाँ वो तो परेशान है कि तेल डलवाएं या नहीं डलवाएं। नई गाड़ी जिनके पास अभी हाल फिलहाल में जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के बाद खरीदी, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई कि करे तो करे क्या, इसमें काम डलवाएं तो सही चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर मुझे भी बदलना पड़ेगा। ईवी अगर कई स्टेट्स के आप पॉलिसी देखिए, व्हीकल पॉलिसी ईवी पे आ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, करें 1 से 2 साल में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। आगे आपने अब खुद ही आज ऐलान कर दिया सर, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, तो आदमी कितना किट लगवाए, सीएनजी किट लगवाए, इथेनॉल किट लगवाए। हाइड्रोजन के लिए आपको एक सेपरेट इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा हाइड्रोजन फ्यूल के लिए, जहाँ पर गाड़ियों में हाइड्रोजन भरा जाएगा। तो उसके लिए अब उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट होंगे, उसके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया सर मुझे 10 साल देखते देखते हो गए सर। इस देश में एक ही पेट्रोल पंप पर सीएनजी का भी गैस भरा रहा है सर, उसी पे पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, किसी के लिए अलग इंफ्रा अभी तक नहीं बन पाई। और ईवी की जहाँ तक बात है ना, अभी देश में पर्याप्त मात्रा में, आपको भी पता है सर, कहीं ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और ये सवाल आप किसी से भी पूछिएगा तो लोग ये कह रहे हैं कि अभी इतनी गाड़ियाँ तो हैं ही नहीं, कई जगह स्टैब्लिश्ड की, वो यूज़ ही नहीं हो पाई तो वो रखी की रखी खराब हो गई। तो जिस तरह से उनकी संख्या बढ़ेगी तो चीज़ें आएंगी, इस आधार पर वो जो है देश की व्यवस्था जो है वो चल रही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जून महीने के लिए एम्फी के जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेटा जारी कर दिया है, नेट आधार पर जून महीने में इक्विटी फंड्स में 28,973 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है। मई के महीने में 22,907 करोड़ रुपए का नेट इन्फ्लो आया है। मिड कैप फंड्स का जलवा जारी है और जून महीने में नेट आधार पर इसमें सबसे अधिक जो है 6,090 करोड़ रुपए का इन्फ्लो दर्ज हुआ है। अब चूंकि मामला जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, SIP से जुड़ा हुआ है, एम्फी के डेटा को हर महीने हम लोग डिकोड करते हैं। प्रवीण सर का रुख करेंगे, क्या पिछले महीने से कुछ आंकड़े बेहतर आए हैं सर, और इनका क्या कोरिलेशन है मार्केट की जो स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो? नहीं, बिल्कुल देखिए, जून का महीना राहत देने वाला रहा है इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है उनके इन्वेस्टर्स का, या ओवरऑल अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो एक बुलिशनेस यहाँ पर इन्वेस्टर्स के भीतर दिखाई दी है, जिन्होंने आपका इक्विटी इन्फ्लो जो है वो 28,973 करोड़ रुपए पे पहुँच गया, जो मंथ ऑन मंथ आपका 26% बढ़ा है, 22,907 करोड़ रुपए से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की इजाफा हुआ है जी। लेकिन अगर आप मार्च और अप्रैल के आंकड़े देखेंगे विशाल, तो उसके मुकाबले अभी भी जून का नंबर जो है वो कम दिखाई देता है। अप्रैल में 38,440 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया था, इक्विटी इन्फ्लो जो था, और जबकि मार्च में ये 40,000 करोड़ रुपए के ऊपर था। तो एक तो रिकवरी दिखाई दी है मई के मुकाबले, ठीक ठाक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर इक्विटी इन्फ्लो में दिखाई दी है। दूसरी चीज़ ये है कि सिप का नंबर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ विशाल दिखाई दिया, लगभग 3% का अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो वो इजाफा हुआ है। 31,781 करोड़ रुपए सिप में आए हैं जून के महीने में, और ये आपका 3 महीने का सबसे बड़ा नंबर है। इसके पहले आप मई में देखेंगे तो 30,900 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्लो विशाल यहाँ पर आया था। सर AUM की भी बात कर लें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जो AUM है वो 81.58 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 82.22 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गया। यानी बहुत जल्द सर हम लोग जो है 100 लाख का जो आंकड़ा है उसको भी पार करते हुए दिखेंगे। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, कुछ और चीज़ें हैं ट्रेंड जो यहाँ पर एक ये दिशा दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स आखिर रुझान उनका बढ़ कहाँ रहा है। और बार बार ऐसा कहा गया कि साहब क्या लार्ज कैप जो है अब अपनी चमक खो रहे हैं, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब ये फ्रंट रनर बनेंगे, और ये सबसे पहले जो मार्केट की रैली मान लीजिए अगर शुरू हो रही है तो उसमें सबसे तेज रफ्तार से ये भागना शुरू करेंगे। इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में भी विशाल तकरीबन ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मिड कैप में सबसे ज़्यादा 6,000 करोड़, लगभग 6100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्मॉल कैप है, जहां 5600 करोड़ आया है, और फिर फ्लैक्सी कैप के आपके फंड है जो 5200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। तो इन्वेस्टर भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो रैली अगर आई बाजार में तो, और जून में अगर आप मार्केट को भी देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास निफ्टी में तेजी आई है, जबकि मई में ये, लेकिन ये आंकड़ा कमजोर 2% के आसपास गिरावट है। बाजार वाला आंकड़ा आपको भले कमजोर लगे सर, लेकिन जो मिड कैप और मल्टी कैप का आपने उदाहरण दिया, फ्लेक्सी कैप का, इनमें अगर बदलाव अगर आप देखेंगे बॉस तो समझिए कि 38.88% का है। मैं अगर मिड कैप फंड का बता रहा हूँ तो मई में 4385 करोड़ आया और जून में 6090,
बदलाव आया है 39% का। अगर मल्टी कैप फंड की बात की जाए तो 2291 आया मई में और 3070 आया है जून में। 34% का जो है आपको बदलाव देखने को मिला। लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात की जाए तो 3278 आया था मई में सर, और अब आया है 4321, यानी यहाँ भी 32% का इजाफा है। तो सही में आपने सही भांपा सर कि बदलाव। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक से बचना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि साहब शेयरों को सर्च करना, उसको ढूंढना, फिर कौन से शेयर में कितना रिस्क है, वो जो उस रिस्क को नहीं लेना चाहते, वो और मार्केट की रैली या स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, उनको ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन संभवतः समझ में आता है कि ऐसा करा जाए कि मिड कैप के फंड में पैसा लगा दिया जाए, स्मॉल कैप के फंड में पैसा लगा दिया जाए, जहाँ पे जब रैली आएगी तो वहाँ पर आपको तेज रफ्तार के फायदे दिखाई देंगे। एंड व्हाट अबाउट सर गोल्ड ईटीएफ? गोल्ड ईटीएफ में भी कोई बदलाव आया है या नहीं आया है? जून में कहा जा रहा है कि 3443 करोड़ का जो है निवेश गोल्ड ईटीएफ में आया है। तो सिर्फ जो है निवेशक बाजार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, गोल्ड ईटीएफ पर भी रुझान है। और जिस तरह से अगर हाल फिलहाल में अगर हम लोग डेली पेपर भी देख रहे हैं सर, तो तमाम लोग जो है, जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स भी जो है ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं, और आम निवेशक की तो बात आप बेहतर तरीके से आप बताएंगे सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड को लेकर फिर एक बार रुझान, एक गिरावट के बाद रुझान फिर से गोल्ड असल में सर 61,000 रुपये सस्ता हो गया अपने पीक से। 1.76 लाख के आसपास था 10 ग्राम सोना, अब जो है 140 के आसपास है सर। तो 60,000 रुपये सस्ता हो गया, तो लोगों को लग रहा है लपक लें। बिल्कुल, लोगों को लग रहा है कि आगे फिर गोल्ड में भी, और देखिए जब जंग रुकी तो इस वजह से भी संभवतः ऐसा, क्योंकि कई दफ़ा और लंबे पीरियड तक, बल्कि मैं ये बात कहूँगा कि गोल्ड और सोना गोल्ड और बाजार दोनों एक साथ ऊपर चलते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्या फिर ऐसा माहौल बन रहा है कि तेज़ी आई, उसके बाद गिरावट आई, और उसके बाद बाजार और गोल्ड में अब एक साथ तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है? तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन एक चीज़, जो डेट म्यूचुअल फंड हैं, वहाँ बड़ा आउटफ्लो दिखाई दिया। लगातार दूसरा महीना ऐसा है विशाल, जब मई में लगभग 96,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो था, और इस बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आउटफ्लो। तो सर डेट में जो ये गिरावट है, क्या ये चिंता वाली बात है? इसको भी हम समझना चाहेंगे। नहीं, मुझे लगता नहीं कि डेट में गिरावट चिंता की बात है। जान ऐसा पड़ रहा है कि लोगों ने यहाँ पर से पैसा निकाला है, और हो सकता है पैसा बाजार में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा विशाल लगाया हो। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस स्टोरी से रिलेटेड। सब कुछ बड़ा ठीक ठाक चल रहा था सर, 21 दिन का पीस वीस सब चल रहा था, दोनों पक्ष मान भी रहे थे, ईरान, इजराइल, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अचानक एकाएक जो है 21 दिन के बाद जो है देखने को मिला कि दोनों तरफ से जो है ताबड़तोड़ हमले होने लग गए। चीज़ें सब कुछ सही थी, 24,500 के आसपास निफ्टी भी पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ से जो है मूड जो है थोड़ा किरकिरा हो गया है सर। क्या इन सब का प्रभाव पड़ेगा सर आने वाले समय में बाजार को लेकर? क्या युद्ध जो है, आप भी कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि लगता है विशाल के अब लंबा चलेगा वॉर? नहीं, बिल्कुल, देखिए इज़राइल कह रहा है कि ये लड़ाई फिर से छिड़ सकती है, हम फिर से कर सकते हैं हमले, और पहले से ज़्यादा बड़े अटैक हम ईरान पर कर सकते हैं। एक बात ये आई। दूसरी बात, इज़राइल ने कहा है कि अमेरिका अगर हमें कहेगा तो हम जो ईरान पर स्ट्राइक्स में उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। यानी फिर से एक बार लड़ाई को लेकर चीज़ें, सरगर्मी तेज़ हो रही है, और अगर लड़ाई बढ़ती है और पूरा का पूरा मसला, बाकी तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी दोनों पक्षों के बीच में, लेकिन अब मसला ज़्यादा बड़ा जो विशाल दिखाई देता वो हॉर्मुज को लेके नज़र आ रहा है कि आखिर हॉर्मुज से फ्री ट्रेड हो पाएगा या उस पर टोल लगेगा, क्या फीस ली जाएगी या फ्री ट्रेड होगा। और इसीलिए अमेरिका ने तमाम जो है बड़े अटैक ईरान पर किए, और साफ संदेश ये है कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर्स वाला इलाका है, वहाँ पर आप किसी भी जहाज फ्री एंड फ्लो होना चाहिए। हाँ, फ्री फ्लो रहे वहाँ पर जहाज़ों का। इसको लेकर अब पूरी रस्साकसी दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि अगर ईरान अपने रुख से पीछा नहीं हटा तो ये लड़ाई फिर से भड़कती हुई दिखाई देगी। और ये लड़ाई बढ़ी सर तो मार्केट के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, कमोडिटीज़ के लिए कैसा होगा? बिल्कुल, सबसे पहला झटका भारत के लिए इस संदर्भ में है कि तेल फिर से महंगा होगा, फिर से एलपीजी की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई, वहाँ पर चीज़ें फंसेंगी, और लोगों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तेल को लेकर जो समस्या हम लोगों ने देखी फरवरी के बाद से ही, तो वो मुश्किलें भारत के लिए ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं।
बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो है कोलकाता में 2 दिवसीय बैठक चल रही है। 8वें वेतन आयोग की जो पूरी टीम है उसके साथ जो है तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है बातचीत चल रही है। क्या वहाँ पे जो है मीटिंग्स में चर्चा हो रही है, क्या समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर? नहीं, बिल्कुल देखिए, 2 दिनों की जो बैठक है भुवनेश्वर के बाद जो है कोलकाता में, उसमें कई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मजदूर संगठनों के या सरकारी जो कर्मचारियों के संगठनों के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक दिन की बैठक हो गई है, एक दिन की बैठक आज चल रही है और इसमें तमाम चीज़ें बड़ी जो हैं वो विशाल उठाए जाने की बातें सामने आ रही हैं यहाँ पर। जी, अब क्या क्या बातें हैं, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, लद्दाख जैसे शहरों में बैठक हो चुकी है। आगे भी जैसा कि प्रवीण सर से हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। सर ने भी कहा था कि आगे और भी कई राज्यों में जो है बैठक हो सकती है। कोलकाता इज़ नॉट द लास्ट वन, तो वहाँ पर भी ध्यान होगा। लेकिन सर 2-3 फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा हो रही है। ऐसे ही उनकी जो कोलकाता मीटिंग से जो आउटपुट सामने आ रही है, एक तो कहा जा रहा है सबसे बड़ा डिमांड वही है सर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर, क्योंकि वो वही एक मल्टीप्लायर है जिससे जो कहा जा रहा है कि 18,000 का जो बेसिक सैलरी है वो या तो 34,000 हो, 40,000 हो, या 60,000 हो, या 70,000 हो, या 1 लाख हो, उस पर अधिक चर्चा चल रही है। और अब कहा जा रहा है कि 2.57 तो आप दे ही रहे थे 7वें वेतन आयोग में, 6ठे वेतन आयोग में 1.86 के आसपास था। अब इसको कहा जा रहा है कि जो 2.10 नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। सीधे कहा जा रहा है कि 3.8 कीजिए, और अगर 3.8 हुआ सर तो कितना बढ़ जाएगा बेसिक सैलरी, ये भी समझना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि कंसल्टेशन चूँकि अपने लास्ट लेग में है विशाल, इसके बाद बहुत ज़्यादा मीटिंगें होंगी और शेड्यूल होगा उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इसके बाद मीटिंगें शायद ही हों, और हो सकता है कि जुलाई एंड तक ये तमाम जो कंसल्टेशन की पूरी प्रक्रिया है, 8th पे कमीशन की तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके साथ, तो वो पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से ऐसा भी लग रहा है कि अब चूंकि जब लास्ट लेग के डिस्कशंस चल रहे हैं, कंसल्टेशन हो रही है, उसमें कर्मचारी संगठन अपनी मांगों से दरअसल पीछे हटना नहीं चाहते। जिन चीज़ों को अलग अलग संगठन उठा चुके हैं, चाहे NCJCM हो या तमाम जो दूसरे मजदूर प्रतिरक्षा जो संगठन हैं, ऐसे संगठन, वो सब के सब अब एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर एक मजबूत रूप से अपनी डिमांड्स को विशाल रख रहे हैं। बड़ा मसला जैसा आप बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर का ही है, जो तय करेगा कि आपकी सैलरी में कितना बड़ा इजाफा होने वाला है। कर्मचारी संगठन जो मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो कोई भी 2 या 2.5 का भी, इनफैक्ट 2.57 के भी फिटमेंट फैक्टर कोई बात ही नहीं कर रहा है सर। हाँ, तो या तो जो है 3.83 या फिर 4 के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी जा रही है कि साहब सीधा 72,000 जो है, 18,000 का जो बेसिक सैलरी है उसको सीधा बढ़ाकर 72,000 रुपये किया जाए, बाकी तमाम मांगों के साथ। तो मुझे लगता है कि अंतिम चरण की बातचीत के दौर में कर्मचारी संगठन अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि जो दबाव है उसको बदस्तूर जारी रखा जाए, ताकि जब रिपोर्ट तैयार हो, जब सिफारिशें दी जाएं सरकार को, तब उसमें उनका जो है वो उनकी बात जो है वो प्रमुखता से या मजबूती से सामने आ पाए। लेकिन सर प्रैक्टिकलिटी की भी बात हुई थी, कई दफ़ा हम लोगों ने उस पर भी चर्चा किया है। मनजीत सिंह पटेल साहब की तरफ से कहा गया कि देखिए हवाई बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जो अगर धरातल पर अगर आइएगा, जितना मिलने की उम्मीद है या जितना प्रैक्टिकली सरकार दे सकती है, वो कह रहे थे कि 2.05 से लेकर 2.10 का होगा। तो उस बात को भी कंसिडर किया जा सकता है या नहीं इस पूरी कहानी में? नहीं, देखिए, कर्मचारी संगठन अपनी तरफ से इस बात को, मुझे नहीं लग रहा कि 1-2 जैसे मनजीत सिंह पटेल हैं, वो अपनी तरफ से इस बात को जरूर कह रहे हैं, लेकिन व्यापक तौर पर अगर आप कर्मचारी संगठनों को देखेंगे तो वो अपनी मांग से पीछे हटते हुए विशाल नहीं दिखाई दे रहे। अब चूंकि गेंद जो है वो 8th पे कमीशन के पाले में ही रहेगी, अंततः तमाम लोगों से बातचीत, राय मशवरा करने के बाद कि कितना देना है, आर्थिक स्थितियों को किस तरह से देखना है, सरकार का क्या इनपुट है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अंत में तो सिफारिशें 8th पे कमीशन को ही देनी है। लेकिन कर्मचारी संगठन अपनी तरफ से चाहते हैं कि साहब हमारी बात एक तौर पर
जो जाए वो एक बड़े फिटमेंट फैक्टर के लिए ही सर यही जाए। बात है जो हम लोग शुरू से भी करते आए हैं। आपने भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो विशाल की तमाम जो है कर्मचारी संगठनों के बीच में ही सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति यानी रार ना हो जाए। वही होता हुआ भी दिख रहा है, कोई जो है एक सिंगल पेज पर आता हुआ दिख नहीं रहा। जैसे हालांकि एनसीजेसी हमने जो है 3.833 का जो बात कहा, उस पर होना ये चाहिए था कि तमाम लोग या तो एक कंसेंसस बना के वहीं पर आ जाते, 3 का, 3.5 का, 4 का। हुआ वैसा नहीं। अब कोई 2 कह रहे हैं, कोई 3.8 कह रहा है, कोई 4, कोई देखिए 4.25 नहीं, कह रहा अब उसमें विशाल एक बात है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, है। डाइवर्स। विविधताओं से भरा हुआ देश है, और जो विविधता पूरे देश में आपको दिखाई देती है वो विविधता आपको तमाम मंत्रालय, तमाम जो विभाग हैं उन सब में भी दिखाई देती है। सबकी अलग अलग तरह के कामकाज हैं, अलग अलग तरह की सबकी डिमांड्स हैं। Exactly. तो इसीलिए किसी एक चीज पर सब एक राय होकर एक पेज पर आ जाएं, वैसा मुश्किल है। मुमकिन भी नहीं दिखाई देता। तो क्या हुआ सर वो डेटा का? सर डेटा अब आ पा रहा है सर तमाम मंत्रालयों से? नहीं, मुझे लगता है कि डेटा इस महीने के अंत तक का जो 31 टाइम जुलाई। दिया है 31 जुलाई तक, तब तक सरकारों के तमाम जो विभाग हैं वो डेटा दे पाएंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी नहीं।